वेलकम टू स्टडी कर। दोस्तों, इस लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं जनवरी 2024 से अगस्त 2024 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्हें आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको मेहनत पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पेरिस ओलंपिक 2024 की मेडल टैली में पहले स्थान पर कौन सा देश है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। पेरिस ओलंपिक 2024 की मेडल टैली को अगर हम देखें तो भारत 71वें स्थान पर है और भारत ने एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता है, एक सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और कुल भारत ने 6 मेडल जीते हैं। अमेरिका पहले स्थान पर है। अमेरिका ने 40 गोल्ड के साथ कुल 126 मेडल जीते हैं। और चाइना की बात करें तो चाइना दूसरे स्थान पर है। चाइना ने भी 40 गोल्ड मेडल जीते हुए हैं और कुल 91 मेडल जीते हैं। तीसरे स्थान पर है जापान। जापान ने 20 गोल्ड के साथ 45 मेडल जीते हैं। चौथे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने 18 गोल्ड के साथ कुल 53 मेडल जीते हैं। फ्रांस 5वें स्थान पर है, यानी मेजबान देश 5वें स्थान पर है। फ्रांस ने 16 गोल्ड मेडल जीते हैं और कुल 64 मेडल जीते हैं। तो ये है पेरिस ओलंपिक 2024 की मेडल टैली। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के पदक विजेता डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला नाम है मनु भाकर का, क्योंकि पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता था? मनु भाकर ने। इन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था, यानी शूटिंग में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। फिर मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम शूटिंग स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। इस प्रकार से मनु भाकर ने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते हुए हैं और वो ये कारनामा करने वाली पहली एथलीट बन गई हैं। स्वप्निल कुसाले की बात करें तो इन्होंने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने स्पेन को हराकर की ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में 89.45 मीटर का भाला फेंक करके सिल्वर मेडल हासिल किया है। और अमन सहरावत ने पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम भार वर्ग कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। तो ये हैं भारत के पदक विजेता पेरिस ओलंपिक 2024 में। भारत के ध्वजवाहक भी आप याद रखिएगा। तो जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी उसमें पीवी सिंधु और अचंता शरद कमल ध्वजवाहक थे और जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई थी उसमें मनु भाकर और PR श्रीजेश ध्वजवाहक थे। पेरिस ओलंपिक 2024 की कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। तो इस बार इसका 33वां संस्करण आयोजित किया गया था 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक और इसकी मेजबानी की है फ्रांस ने। और फ्रांस के पेरिस में ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजित किए गए थे। इसमें लगभग 10,500 एथलीटों ने हिस्सा लिया था। 206 ओलंपिक समितियां भी इसमें शामिल हुई थी। 4 नए खेल भी शामिल किए गए थे जिसमें ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और स्केट बोर्डिंग शामिल थे। पेरिस ओलंपिक 2024 का आधिकारिक स्लोगन क्या था? गेम्स वाइड ओपन। और ऑफिशियल सॉन्ग का टाइटल क्या था? परेड। दोस्तों, आदर्श वाक्य क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन। ये आप जरूर याद रखिएगा। शुभंकर कौन था? ये था ओलंपिक फ्रीज। यहां पर आप देख सकते हैं, ये ओलंपिक फ्रीज पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर था, जो कि एक प्रकार की टोपी है। इस बार पेरिस ओलंपिक में जो मेडल तैयार किए गए हैं उसमें एफिल टावर का 18 ग्राम का लोहे का टुकड़ा भी लगाया गया है। उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ था? सीन नदी पर। और समापन समारोह कहाँ हुआ था? स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए गृह सचिव कौन बने हैं? तो गोविंद मोहन भारत के नए गृह सचिव बने हैं। वह सिक्किम कैडर के 1989 बैच के IAS ऑफिसर हैं, तो उन्हें अब नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है। उन्होंने अजय कुमार भल्ला का स्थान लिया है। दोस्तों, भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की PDF, क्लास नोट और टेस्ट पास मिल जाएगा। टेस्ट पास में क्या है? भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आयोजित किए जाते हैं उन सभी के लिए टेस्ट हैं। तो यहाँ पर आपको 3000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे जिसकी वैलिडिटी होगी 1 वर्ष की। तो आप इस टेस्ट पास का यूज जरूर करें। तो उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, मीडिया और सोशल मीडिया पर इस प्रकार की खबरें चल रही है कि आने वाले समय में हो सकता है कि टेलीग्राम को बैन किया जाए, क्योंकि उस पर काफी गंभीर आरोप लगे हैं। दोस्तों,
अब आपको हमसे जुड़ने के लिए एक ही माध्यम बचता है, वो है हमारा व्हाट्सएप चैनल। तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से कितने मिनट का भाषण दिया है? आंसर हो जाएगा 103 मिनट। तो 2024 में 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लगातार 11वीं बार लाल किले पर झंडा फहराया है। उन्होंने 103 मिनट का भाषण दिया है। 2023 में उन्होंने 90 मिनट का भाषण दिया था, 2022 में 83 मिनट का भाषण दिया था। दोस्तों, इस बार के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 6000 से ज्यादा स्पेशल गेस्ट आमंत्रित किए गए थे, जिसमें किसान, युवा, महिलाएं और आदिवासी शामिल रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम क्या थी? विकसित भारत। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। लाल किले पर ध्वजारोहण करने वाले प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो सबसे ज्यादा बार यानी 17 बार ध्वजारोहण किया है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इन्होंने 1947 से 1963 तक ध्वजारोहण किया है। इंदिरा गांधी ने 16 बार किया है और नरेंद्र मोदी जी ने 11 बार ध्वजारोहण किया है लाल किले पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रामसर अर्धभूमि घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु और कझुवेली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु और तबा जलाशय मध्य प्रदेश। तो इन तीनों को अभी हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, जो रामसर साइट होती है वह एक प्रकार की आर्द्रभूमि होती है। आगे समझेंगे कि आर्द्रभूमि क्या होती है। तो भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा 3 वेटलैंड्स को रामसर साइट में जोड़ा गया है। इस प्रकार से अब भारत में 85 रामसर साइट हो गए हैं और 2014 से 2024 की अगर हम बात करें तो 59 नई रामसर साइट जोड़ी गई हैं। तमिलनाडु में सबसे अधिक रामसर साइट हैं, वहां पर 18 रामसर साइट हैं और फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट है। अच्छा, ये आर्द्रभूमि क्या होती है इसको समझ लेते हैं। तो आर्द्रभूमि एक ऐसा स्थान होता है जो हमेशा गीला रहता है या दलदल वहां पर रहता है या वहां पर पानी भरा रहता है, तो ऐसे क्षेत्र को आर्द्रभूमि बोला जाता है। तो इन्हीं को बचाने के लिए या इन्हीं को संरक्षित करने के लिए 2 फरवरी 1971 को रामसर संधि हुई थी और ये रामसर संधि हुई थी ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित रामसर शहर में, इसलिए इसे रामसर संधि बोला जाता है। यह संधि 1975 में लागू की गई थी और 2 फरवरी को इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, इसलिए 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस भी मनाया जाता है। इस बार के आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या थी? वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका राहुल नवीन। तो राहुल नवीन को अभी हाल ही में ईडी का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। उन्होंने संजय कुमार मिश्रा का स्थान लिया है। दोस्तों, ईडी का काम होता है मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कार्रवाई करना। यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन काम करता है और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा पार्वथा नैनी हरीश को। तो दोस्तों, पार्वथा नैनी हरीश अब यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बन गए हैं। यानी कि यूनाइटेड नेशन में भारत की तरफ से पक्ष कौन रखेंगे? पार्वथा नैनी हरीश। दोस्तों, पार्वथा नैनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि के रूप में रुचिरा कंबोज का स्थान लिया है। एक और महत्वपूर्ण नियुक्ति याद रखनी है कि संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? अरिंदम बागची। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में की गई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है और सदस्य देशों की संख्या है 193। महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। संयुक्त राष्ट्र का काम क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। इसके 6 प्रमुख अंग होते हैं, जिसमें पहला है संयुक्त राष्ट्र महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा है संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, 5वां है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा है संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। तो ये 6 प्रमुख अंग हैं संयुक्त राष्ट्र के। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा अट्टम को। तो दोस्तों, अभी हाल ही में 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड प्रदान किए गए हैं
और इन अवार्ड्स में 2022 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को सम्मानित किया गया है। पहली बार यह अवार्ड 10 अक्टूबर 1954 को प्रदान किए गए थे और यह पुरस्कार विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्रदान किए जाते हैं। 2024 के विजेता डिस्कस करते हैं तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है ऋषभ शेट्टी को कांतारा फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है नित्या मेनन और मानसी पारेख को। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है कांतारा को। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है नीना गुप्ता को ऊंचाई फिल्म के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है पवन राज मल्होत्रा को फौजा फिल्म के लिए। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है अट्टम को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है सूरज बड़जात्या को ऊंचाई फिल्म के लिए। इसके अलावा बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है गुलमोहर को। बेस्ट म्यूजिक अवार्ड मिला है विशाल शेखर को। बेस्ट स्टंट कोरियोग्राफी का अवार्ड मिला है KGF 2 को। बेस्ट तमिल फिल्म बनी है पोन्नियन सेल्वन फर्स्ट और बेस्ट मराठी फिल्म बनी है वाल्वी। बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड मिला है आनंद एकादशी को। बेस्ट तेलुगु फिल्म बनी है कार्तिकेय 2 और बेस्ट कन्नड़ फिल्म बनी है KGF 2 और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला है प्रीतम को ब्रह्मास्त्र फिल्म के लिए। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन का अवार्ड मिला है बैकग्राउंड स्कोर के लिए AR रहमान को। बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड मिला है नौशाद सदर खान को फौजा फिल्म के लिए। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला है अरिजीत सिंह को ब्रह्मास्त्र के लिए और बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का अवार्ड मिला है श्रीपत को और स्पेशल मेंशन अवार्ड मिला है मनोज बाजपेयी को गुलमोहर के लिए और म्यूजिक डायरेक्टर संजय सलिल चौधरी को फिल्म कढ़ीकन के लिए। अगला क्वेश्चन है इसरो के द्वारा EOS-8 सैटेलाइट किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है? आंसर हो जाएगा SSLV D3 से। तो दोस्तों अभी हाल ही में इसरो के द्वारा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SSLV रॉकेट से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 को लॉन्च किया है और इसको लॉन्च कब किया गया है? 16 अगस्त 2024 को। कहां से इसकी लॉन्चिंग हुई थी? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और ये जो मिशन लॉन्च किया गया है इसकी अवधि कितनी होगी? 1 वर्ष की। तो ये जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है इसको पृथ्वी की कक्षा के बाहर करीब 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण और आपदा को लेकर सटीक जानकारी प्रदान करना। दोस्तों SSLV के बारे में आपको याद रखना है कि यह भारत का सबसे छोटा रॉकेट है और यह अपने साथ 500 किलोग्राम वजनी सैटेलाइट को धरती की निचली कक्षा में स्थापित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं? तो राजेश कुमार भारत के नए रक्षा सचिव अभी हाल ही में बनाए गए हैं। उन्होंने किसका स्थान लिया है? गिरधर अरमाने का स्थान लिया है। इसके अलावा पुण्य सलिला श्रीवास्तव को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव नियुक्त किया गया है। भारत के राष्ट्रपति के विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में दीप्ति उमाशंकर को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने राज्यों में नए राज्यपालों की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा 9। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभी हाल ही में 9 राज्यपालों और एक LG के नाम का ऐलान किया है। जैसे हरिभाऊ बागड़े राजस्थान के गवर्नर, जिष्णुदेव वर्मा तेलंगाना के गवर्नर, ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के गवर्नर, संतोष कुमार गंगवार झारखंड के गवर्नर, रमेन ढेका छत्तीसगढ़ के गवर्नर, CH विजय शंकर मेघालय के गवर्नर, CP राधाकृष्णन महाराष्ट्र के गवर्नर और असम के राज्यपाल थे गुलाब चंद कटारिया। तो उन्हें अब पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया गया है और उन्हें केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का प्रशासक भी नियुक्त किया गया है। सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को असम का राज्यपाल बनाया गया है। इसके अलावा उन्हें मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है राज्यपाल के रूप में। और के कैलाशनाथन को पुदुचेरी का LG नियुक्त किया गया है। तो ये है हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां। अगला क्वेश्चन है 78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से कितने मिनट का भाषण दिया है? आंसर हो जाएगा 103 मिनट। तो 2024 में 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लगातार 11वीं बार लाल किले पर झंडा फहराया है। उन्होंने 103 मिनट का भाषण दिया है। 2023 में उन्होंने 90 मिनट का भाषण दिया था। 2022 में 83 मिनट का भाषण दिया था। दोस्तों इस बार के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 6000 से ज्यादा स्पेशल गेस्ट आमंत्रित किए गए थे, जिसमें किसान, युवा, महिलाएं और आदिवासी शामिल रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम क्या थी? विकसित भारत। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। लाल किले पर ध्वजारोहण करने वाले प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो सबसे ज्यादा बार यानी 17 बार ध्वजारोहण किया है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने।
इन्होंने 1947 से 1963 तक ध्वजारोहण किया है। इंदिरा गांधी ने 16 बार किया है और नरेंद्र मोदी जी ने 11 बार ध्वजारोहण किया है लाल किले पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रामसर अर्धभूमि घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु और कझुवेली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु और तबा जलाशय मध्य प्रदेश। तो इन तीनों को अभी हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, जो रामसर साइट होती है वह एक प्रकार की आर्द्रभूमि होती है। आगे समझेंगे कि आर्द्रभूमि क्या होती है। तो भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा 3 वेटलैंड्स को रामसर साइट में जोड़ा गया है। इस प्रकार से अब भारत में 85 रामसर साइट हो गए हैं और 2014 से 2024 की अगर हम बात करें तो 59 नई रामसर साइट जोड़ी गई हैं। तमिलनाडु में सबसे अधिक रामसर साइट हैं, वहां पर 18 रामसर साइट हैं और फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट है। अच्छा, ये आर्द्रभूमि क्या होती है इसको समझ लेते हैं। तो आर्द्रभूमि एक ऐसा स्थान होता है जो हमेशा गीला रहता है या दलदल वहां पर रहता है या वहां पर पानी भरा रहता है। तो ऐसे क्षेत्र को आर्द्रभूमि बोला जाता है। तो इन्हीं को बचाने के लिए या इन्हीं को संरक्षित करने के लिए 2 फरवरी 1971 को रामसर संधि हुई थी और ये रामसर संधि हुई थी ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित रामसर शहर में, इसलिए इसे रामसर संधि बोला जाता है। यह संधि 1975 में लागू की गई थी और 2 फरवरी को इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, इसलिए 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस भी मनाया जाता है। इस बार के आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या थी? वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका राहुल नवीन। तो राहुल नवीन को अभी हाल ही में ईडी का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। उन्होंने संजय कुमार मिश्रा का स्थान लिया है। ईडी की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1956 को। दोस्तों, ईडी का काम होता है मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कार्रवाई करना। यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन काम करता है और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा पार्वथा नैनी हरीश को। तो दोस्तों, पार्वथा नैनी हरीश अब यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बन गए हैं। यानी कि यूनाइटेड नेशन में भारत की तरफ से पक्ष कौन रखेंगे? पार्वथा नैनी हरीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 विश्व कप 2024 किसने जीता है? तो अभी हाल ही में भारत ने T20 विश्व कप 2024 का खिताब जीता है दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हरा करके। T20 विश्व कप 2024 का ये जो संस्करण था यह 9वां संस्करण था और इसका आयोजन वेस्ट इंडीज और अमेरिका में किया गया था। भारत ने दूसरी बार T20 विश्व कप का खिताब जीता है। इससे पहले 2007 में T20 विश्व कप जीता था भारत ने। मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं 2024 के विश्व कप के जसप्रीत बुमराह। इन्होंने 15 विकेट लिए थे। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच रहे हैं विराट कोहली। इन्होंने 76 रन की पारी खेली थी और पूरे टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाए थे रहमानुल्लाह गुरबाज ने। इन्होंने 281 रन बनाए थे। ये अफगानिस्तान के हैं। सबसे अधिक विकेट हासिल किए थे अर्शदीप सिंह और फजल हक फारूकी ने। इन दोनों ने 17 विकेट हासिल किए हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट महिला एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो इस बार का जो क्रिकेट महिला एशिया कप 2024 था ये श्रीलंका देश में ही आयोजित किया गया था और इसको जीता भी श्रीलंका ने है। श्रीलंका ने किसको हरा करके जीता है? तो भारत को हरा करके जीता है। दोस्तों, फाइनल मुकाबले में श्रीलंका ने भारत को 8 विकेट से हराया है और श्रीलंका ने पहली बार महिला एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है। सबसे अधिक रन बनाए हैं श्रीलंका की कैप्टन चमारी अथापत्तू ने 304 रन बनाए हैं पूरे टूर्नामेंट में और सबसे अधिक विकेट लिए हैं भारत की दीप्ति शर्मा ने। इन्होंने 10 विकेट लिए हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर। और श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन थी? चमारी अथापत्तू। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका लखीमपुर खीरी। तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में एक बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा और ये लगभग 1000 हेक्टेयर भूमि में फैला होगा और ये लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ तहसील के कुंभी गांव में स्थापित किया जाएगा। इसकी लागत होगी लगभग 2000 करोड़ की। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर कौन है?
आंसर हो जाएगा वियना। तो अभी हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 जारी किया है। तो इसमें दुनिया में रहने के लिए सर्वोत्तम शहर है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, फिर उसके बाद डेनमार्क का कोपेनहेगन शहर और फिर स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख शहर। दुनिया में रहने के लिए सबसे खराब शहरों में सीरिया की कैपिटल दमिश्क है, लीबिया की कैपिटल त्रिपोली है और अल्जीरिया की कैपिटल अल्जीरियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने नए बैंक नोटों में होलोग्राफिक तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया है? आंसर हो जाएगा जापान। तो जापान में नए बैंक नोट जारी किए गए हैं और इसमें होलोग्राफिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इन नोटों में 3D इफेक्ट देखने को भी मिलेगा। इस तकनीक का उपयोग नकली नोटों पर लगाम लगाने के लिए किया जाएगा। जापान की करेंसी आपको याद रखना है, जापान की करेंसी है एन। अगला क्वेश्चन है, भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमोडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन मेघालय राज्य में किया गया है। तो दोस्तों, मेघालय का जो उमरोई स्थान है वहां पर भारत और मंगोलिया के बीच नोमोडिक एलिफेंट अभ्यास आयोजित किया गया है और यह इस अभ्यास का 16वां संस्करण था, जबकि इसका 15वां संस्करण 2023 में मंगोलिया के उलान बटार में आयोजित किया गया था। तो याद क्या रखना है आपको, नोमोडिक एलिफेंट अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। असम राइफल्स के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, यानी डीजी कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा विकास लखेड़ा। तो विकास लखेड़ा असम राइफल्स के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। उनका कार्यकाल होगा 2 वर्ष का। उन्होंने किसका स्थान लिया है? प्रदीप चंद्रन नायर का। असम राइफल्स की बात करें तो यह भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। 1835 में जब अंग्रेजों का शासन था भारत में, तब असम राइफल्स का गठन किया गया था। असम राइफल्स को पूर्वोत्तर का मित्र भी कहा जाता है और इसका प्रमुख काम होता है भारत की जो म्यांमार और चाइना के साथ सीमा लगती है उसकी रक्षा करना। असम राइफल्स का हेडक्वार्टर है शिलोंग, मेघालय में। अगला क्वेश्चन है, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी किस बैंक के नए चेयरमैन बने हैं? आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी एसबीआई के नए चेयरमैन बने हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। एसबीआई की बात करें तो यह भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। एसबीआई में सरकार की 56.92% हिस्सेदारी है। 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर स्टारमर किस देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। तो ब्रिटेन देश को अपना एक नया प्राइम मिनिस्टर मिला है। उनका नाम क्या है? कीर स्टारमर। ऋषि सुनक चुनाव हार गए हैं और अब कीर स्टारमर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। कीर स्टारमर का संबंध किस पॉलिटिकल पार्टी से है? लेबर पार्टी से। तो इस बार जो चुनाव आयोजित किए गए थे ब्रिटेन में, उसमें लेबर पार्टी ने 650 सीटों में से 412 सीटें जीती हैं, जबकि ब्रिटेन में बहुमत का आंकड़ा 326। ऋषि सुनक का संबंध किस पॉलिटिकल पार्टी से था? कंजर्वेटिव पार्टी से। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली सीएनजी से चलने वाली मोटरसाइकिल किस कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई है? आंसर हो जाएगा बजाज ऑटो। तो दोस्तों, बजाज ऑटो के द्वारा 5 जुलाई 2024 को दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की गई है। इसका नाम है बजाज फ्रीडम 125। तो ये आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? गौतम गंभीर को अभी हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। उन्होंने किसका स्थान लिया है? राहुल द्रविड़ का स्थान लिया है। गौतम गंभीर का कार्यकाल कब तक होगा? तो जुलाई 2027 तक गौतम गंभीर इंडियन टीम के मुख्य कोच के रूप में काम करेंगे। अभी जो आईपीएल 2024 आयोजित किया गया था, जिसको कोलकाता नाइट राइडर ने जीता है, उसके कोच कौन थे? गौतम गंभीर। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विंबलडन ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, यानी मेंस सिंगल्स का टाइटल किसने जीता है? आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज ने। तो स्पेन देश के कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन ओपन 2024 का टाइटल अपने नाम कर लिया है। उन्होंने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराया है। इसी प्रकार से अगर हम वुमेन्स सिंगल्स की बात करें तो वो खिताब जीता है चेक रिपब्लिक की बारबोरा क्रेजिकोवा ने। ग्रैंड स्लैम में कितने टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं? 4। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। अगर हम विंबलडन की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1877 में और यह हर साल जून जुलाई माह में लंदन में आयोजित किया जाता है और यह ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाएगा?
तो अब एक नया दिवस मनाने की शुरुआत की गई है, वो है संविधान हत्या दिवस। ये कब मनाया जाएगा? 25 जून को मनाया जाएगा, क्योंकि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने पूरे देश में आपातकाल की घोषणा की थी। और ये जो आपातकाल है ये 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक लागू रहा है। तो इसी घटना को याद करने के लिए संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा 25 जून को। इसकी घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड इंजन प्रक्षेपित करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बनी है? तो उसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। तो दोस्तों, भारत की निजी स्पेस कंपनी है जिसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। तो उसने अभी हाल ही में अपने पहले सिंगल स्टेज रॉकेट अग्निबाण का सफल टेस्ट किया है, और इस रॉकेट में दुनिया के पहले सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है। और यह परीक्षण किया गया है श्रीहरिकोटा में भारत के पहले प्राइवेट लॉन्च पैड धनुष लॉन्च पैड से। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी कौन बनी है? आंसर हो जाएगा अमरावती। तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश से एक अलग राज्य बना था 2014 में, उसका नाम था तेलंगाना। तो 2014 से लेकर के 2 जून 2024 तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी थी हैदराबाद। लेकिन अब 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी क्या बनी है? अमरावती। ये पॉइंट आप जरूर नोट करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, लगातार तीसरी बार भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार भारत के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। उन्होंने तीसरी बार शपथ ली है। शपथ दिलाई थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। और आपको याद रखना है कि वह लगातार तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी लीडर बने हैं। इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी 3 बार प्रधानमंत्री की शपथ ली थी, वो भी लगातार। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की बात करें तो वह उत्तर प्रदेश के वाराणसी लोकसभा सीट से लगातार तीसरी बार चुनकर आए हुए हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंच ओपन 2024 में मेंस सिंगल्स का टाइटल किसने जीता है? आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज ने। तो कार्लोस अल्कराज ने मेंस सिंगल्स का टाइटल जीता है फ्रेंच ओपन 2024 में। कार्लोस अल्कराज का संबंध किस देश से है? स्पेन से है। और वुमेन्स सिंगल्स का टाइटल किसने जीता है? पोलैंड की इगा स्विएटेक ने। फ्रेंच ओपन की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1891 से। इसे रोलैंड गैरोस टूर्नामेंट के नाम से भी जाना जाता है, और यह क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो उपेंद्र द्विवेदी भारतीय सेना के नए सेना प्रमुख बनाए गए हैं, और वह भारतीय सेना के 30वें सेना प्रमुख है। अगला क्वेश्चन है, 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित किया गया है? तो यह इटली देश में आयोजित किया गया है, और इसका आयोजन 13 से 15 जून 2024 तक किया गया है, और इसका आयोजन इटली के अपुलिया के फसानो शहर में किया गया था। इस सम्मेलन में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी शामिल हुए थे, क्योंकि G7 शिखर सम्मेलन 2024 में भारत को एक अतिथि देश के रूप में बुलाया गया था। जो इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की है। G7 में कितने देश शामिल हैं? 7 देश शामिल हैं। G7 की स्थापना 1975 में की गई थी। G7 के मेंबर कौन कौन हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स। अगला क्वेश्चन है, पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा अरुंधति राय को। तो ब्रिटिश लाइब्रेरी के द्वारा भारतीय लेखिका अरुंधति रॉय को पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। पेन पिंटर पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? 2009 से, और यह पुरस्कार हर साल यूके और आयरलैंड या कॉमनवेल्थ नेशंस में रहने वाले साहित्यकारों को प्रदान किया जाता है। अरुंधति रॉय के बारे में आपको याद रखना है कि उनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसके लिए उन्हें 1997 में मैन बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 किस भारतीय को प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा आलोक शुक्ला को। तो छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता हैं आलोक शुक्ला, तो उन्हें 2024 का गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया गया है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबेल के नाम से भी जाना जाता है, और यह पुरस्कार पर्यावरण कार्यकर्ताओं को प्रदान किया जाता है। पहली बार यह पुरस्कार 1990 में प्रदान किया गया था। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की 159वीं रैंक है। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 जारी किया गया है।
इसमें भारत 159वें स्थान पर है और भारत का जो ग्लोबल स्कोर रहा है वो 31.28 रहा है। पहले स्थान पर नॉर्वे, दूसरे पर डेनमार्क, तीसरे स्थान पर स्वीडन रहा है और सबसे निम्न देशों की बात करें तो अफगानिस्तान 178वें, 189वें सीरिया और 180वें स्थान पर कौन रहा है? इरिट्रिया। अगला क्वेश्चन है इंडियन सुपर लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा इसका मुंबई सिटी ने। तो फुटबॉल की इंडियन सुपर लीग 2023-24 का खिताब मुंबई सिटी ने जीता है और मुंबई सिटी ने किसको हरा करके जीता है? मोहन बागान की टीम को हरा करके जीता है। आपको याद रखना है कि इंडियन सुपर लीग की स्थापना 2013 में की गई थी और 2014 में इसका पहला सीजन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉमस कप और उबेर कप 2024 का टाइटल किस देश ने जीता है? आंसर हो जाएगा चाइना। तो देखिए थॉमस कप और उबेर कप ये बैडमिंटन से रिलेटेड हैं। तो 2024 में इसका आयोजन चाइना में ही किया गया था और चाइना ने ही दोनों कप जीते हैं, यानी थॉमस कप और उबेर कप। तो इस बार थॉमस कप का 33वां और उबेर कप का 30वां संस्करण आयोजित किया गया था। भारत ने 2022 में पहली बार थॉमस कप का खिताब अपने नाम किया था। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है स्पेस में जाने वाले दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन बने हैं? उनका नाम है एड ड्वाइट। तो दोस्तों अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस की एक स्पेस कंपनी है जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन। तो इसके द्वारा 19 मई 2024 को 6 लोगों को न्यू सेफर्ट रॉकेट से स्पेस में भेजा गया था और इस मिशन का नाम रखा गया था NS-25 और इसी मिशन में 90 साल 8 महीने की बुजुर्ग व्यक्ति थी जिनका नाम था एड ड्वाइट। ठीक है, तो इस प्रकार से एड ड्वाइट स्पेस में जाने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बन गए हैं। माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला कौन बनी है? तो उनका नाम है ज्योति रात्रे। तो दोस्तों भोपाल की रहने वाली है ज्योति रात्रे। तो वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बनी है। उनकी उम्र कितनी है? 55 वर्ष। अगला क्वेश्चन है सभी ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। यानी वेनेजुएला एक ऐसा देश बना है दुनिया का जिसके सभी ग्लेशियर पिघल गए हैं। वेनेजुएला जो है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। यहाँ पर आप दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का मैप देख पा रहे हैं, यहाँ पर स्थित है वेनेजुएला। राजधानी क्या है इसकी? काराकास। अगला क्वेश्चन है हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने प्रोडक्ट्स को जीआई टैग प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा 15। तो उत्तर प्रदेश के 15 प्रोडक्ट्स को अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसमें बनारस की ठंडाई, बनारस तबला, बनारस की सहनाई, बनारस लाल, भरवा मिर्च और चिरई गांव कनौदा जो कि वाराणसी में है, बनारस लाल पेड़ा, बनारस भित्ति चित्र, जौनपुर इमरती, मथुरा सांची शिल्प, बुंदेलखंड कठिया गेहूं, पीलीभीत बांसुरी, संभल अस्थि शिल्प। चलिए अब डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है विप्रो के नए सीईओ और एमडी कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा श्रीनी पल्लिया। इन्हें श्रीनिवास पल्लिया के नाम से भी जाना जाता है। तो वह अब विप्रो कंपनी के सीईओ और एमडी बनाए गए हैं। विप्रो लिमिटेड की बात करें तो इसका पूरा नाम है वेस्टर्न इंडियन पॉम रिफाइनरी ऑयल। विप्रो सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की एक कंपनी है। इसकी स्थापना 29 दिसंबर 1945 को मोहम्मद प्रेम जी के द्वारा की गई थी। मुख्यालय इसका बेंगलोर कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला देश का पहला निजी बैंक कौन बना है? आंसर हो जाएगा इसका HDFC बैंक। तो दोस्तों HDFC बैंक ने लक्षद्वीप में एक अपनी शाखा खोली है और ये खोली है लक्षद्वीप की कैपिटल कवरत्ती में। दोस्तों HDFC बैंक लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में शाखा खोलने वाला भारत का निजी क्षेत्र का पहला बैंक बन गया है। अच्छा, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती। और यहाँ के प्रशासक कौन है? प्रफुल्ल पटेल। देखिए ये है इंडिया और यहाँ पर स्थित है छोटे छोटे से द्वीपों का एक समूह जिसे लक्षद्वीप बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा क्रिस्टीना पिचकोवा ने। तो दोस्तों मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन 9 मार्च 2024 को जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में किया गया था और यह इसका 71वां संस्करण था। इसमें 112 प्रतिभागी शामिल हुए थे। विजेता कौन रही है? क्रिस्टीना पिचकोवा जो कि चेक रिपब्लिक देश की थी और रनर अप यानी दूसरे स्थान पर कौन रही है? यास्मीना जायटोन जो कि लेबनान देश की रही है। भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया था? सिनी शेट्टी ने जो कि कर्नाटक की है। संतोष ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा सर्वसेज ने। तो सर्वसेज की टीम ने संतोष ट्रॉफी 2023-24 का खिताब अपने नाम किया है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड है
और इस बार जो इसका संस्करण आयोजित किया गया था, या इसका 77वां संस्करण आयोजित किया गया था। तो विजेता रहा है सर्वश्रेष्ठ, उप विजेता रहा है गोवा, और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए हैं समीर मुर्मू, जो कि सर्वश्रेष्ठ के रहे हैं। संतोष ट्रॉफी का जो पहला आयोजन है वो 1941 में किया गया था। सबसे सफल टीम है इसकी पश्चिम बंगाल, जिसने 32 बार संतोष ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है, हैती से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत के द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑपरेशन इंद्रावती। तो दोस्तों, ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था हैती देश से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए, क्योंकि वहां पर हिंसा फैल गई थी। तो हिंसा से लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा 126, यानी 126वां स्थान है विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में भारत का। यह रिपोर्ट किसने जारी की है? संयुक्त राष्ट्र ने। सबसे खुशहाल देश कौन है? फिनलैंड, फिर उसके बाद डेनमार्क, फिर आइसलैंड। सबसे कम खुशहाल देश कौन है? अफगानिस्तान, ये 143वें स्थान पर है, और भारत 126वें स्थान पर है। महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। देखिए, जिस प्रकार से आईपीएल आयोजित किया जाता है उसी प्रकार से महिलाओं का WPL आयोजित किया जाता है। तो WPL 2024 का खिताब आरसीबी की टीम ने जीता था। आरसीबी की टीम की कप्तान कौन थी? स्मृति मंधाना, ये आप याद रखिएगा। पर्पल कैप का खिताब किसे मिला था? श्रियंका पाटिल को, इन्होंने 13 विकेट हासिल किए थे। और ऑरेंज कैप का खिताब मिला था एलिस पेरी को, इन्होंने 347 रन बनाए थे। और ये जो WPL 2024 का खिताब है, ये आरसीबी की टीम ने दिल्ली को हरा करके जीता था। तो दिल्ली को 8 विकेट से हराया था। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड किसे मिला था? श्रियंका पाटिल को। और 2023 का जो WPL हुआ था, जो कि इसका पहला संस्करण था, इसको किसने जीता था? मुंबई इंडियंस ने जीता था। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन किस कंपनी ने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा कॉग्निशन। तो अमेरिका की कंपनी है कॉग्निशन, तो उसके द्वारा अभी हाल ही में डेविन नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लॉन्च किया गया है, और यह एक आर्टिफिशियल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। यह एंड टू एंड एप्स बना सकता है। अगला क्वेश्चन है, हर साल अब हैदराबाद स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाएगा? आंसर हो जाएगा 17 सितंबर को। तो दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि 17 सितंबर को अब हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। आपको याद होना चाहिए कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, लेकिन हैदराबाद जो है वो 1947 में आज़ाद नहीं हुआ था। ये हुआ था 17 सितंबर 1948 को। तो वहां पर हैदराबाद के निजामों का शासन था, तो वो भारत में विलय नहीं कर रहे थे। फिर भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, और इसके बाद सैन्य कार्रवाई करके हैदराबाद को भारत में विलय किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा राम भद्राचार्य और गुलजार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों। तो जो 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार है, जो कि इसका 58वां संस्करण है, तो ये 2 लोगों को प्रदान किया गया है। पहला जगत गुरु राम भद्राचार्य और प्रसिद्ध उर्दू साहित्यकार गुलजार को। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो यह भारतीय साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। 1961 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस देश में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा यूएई। तो यूएई में पहला हिंदू मंदिर बनाया गया है, और यह बनाया गया है यूएई के अबू धाबी में। तो अबू धाबी का जो अल बाकबा नामक स्थान है, वहां पर इसको बनाया गया है। इसका शिलान्यास 2019 में किया गया था, और उद्घाटन 2024 में किया गया है। इसकी लागत कितनी है? 700 करोड़ रुपए। और इस मंदिर को बोचा सनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था यानी BAPS के द्वारा बनवाया गया है। भारत रत्न 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा इसका कर्पूरी ठाकुर। तो इस ऑप्शन के अनुसार कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न 2024 प्रदान किया गया है। दोस्तों, 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। जैसे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जननायक कर्पूरी ठाकुर को, लाल कृष्ण आडवाणी जी को, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को, और PV नरसिम्हा राव जी को, और वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को। तो इन 5 लोगों को भारत रत्न प्रदान किया गया है 2024 में। तो ये थे दोस्तों
जनवरी 2024 से अगस्त 2024 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन, इन सभी को आप नोट कर लें। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों, अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन क्या है? भारत के नए गृह सचिव कौन बने हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। आपको टेलीग्राम पर जाना है और स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है, तो वहां पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। इससे ऐड हो जाएंगे तो डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ भी मिल जाएगा। स्टडी करके ऐप को डाउनलोड कर लें। यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, क्लास नोट और टेस्ट पास मिल जाएगा। टेस्ट पास में भारत के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आयोजित किए जाते हैं उन सभी के लिए टेस्ट मिल जाएंगे। 3000 से अधिक टेस्ट यहां पर उपलब्ध हैं। दोस्तों, ऐप पर आपको जनवरी 2024 से अगस्त 2024 तक के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो इसको आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको यहां पर मिल जाएगी। डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट आयोजित किया जाता है ऐप पर। इसके अलावा और भी मॉक टेस्ट आपको यहां पर मिल जाएंगे। तो जैसे ही आप टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको ये डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट और मॉक टेस्ट ये सभी मिल जाएगा। ई बुक वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स और 8 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक के अलावा जीके की ई बुक भी मिल जाएगी, वो भी टॉपिक वाइज। तो इन सभी को भी आप यहां से प्राप्त कर लें। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।